गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है विवेक कुमार और स्वागत है आपका इंजीनियर्स स्टडी जोन में। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है हम लोग ने क्वेश्चन को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला 5 स्टार क्वेश्चन जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चंस है, जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है परीक्षा में। दूसरा है 3 स्टार क्वेश्चन। 5 स्टार क्वेश्चन के साथ साथ 3 स्टार वाले क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप एग्जाम में। और साथ ही साथ अगर 1 स्टार वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो एक सिलेबस का ओवरव्यू आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 1 5 स्टार वाले क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन गेज, एक्सप्लेन एनीवन विथ डायग्राम, यूजुअली साइमंस रेन गेज। देखिए, जितना तरह का हम लोग रेन गेज का प्रयोग करते हैं उनके बारे में लिखना है हमको, और उनका डायग्राम बना के साथ ही उसका एक्सप्लेन भी करना है। किसी एक का डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्न रन ऑफ? रन ऑफ से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग रन ऑफ? यानी रन ऑफ को कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन करना है हम लोग को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में, जो कि वाटर साइकिल को होता है, उसी को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। दूसरा है इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन को एक्सप्लेन करना है। थर्ड है इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, और चौथा है इवेपोरेशन क्या होता है, और लास्ट में है मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज क्या होता है। मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज इसको बोलते हैं हम लोग MFD, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। ओके। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन। जो प्रिसिपिटेशन का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है सबको हमको एक्सप्लेन करना है एक एक करके। ओके। 3 स्टार वाले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल। एवरेज रेनफॉल को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सा मेथड हम लोग अडॉप्ट करते हैं, लेते हैं। 6 क्वेश्चन है डिस्कस फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग MFD। मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज कैलकुलेट करने का जो जो फार्मूला है उसको हमको लिखना है। ओके। और इसके बाद 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जब न्यूमेरिकल सीरीज लेकर आएंगे तब। ओके, तो चलिए आज का यूनिट नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था कि कौन कौन सा टाइप्स का रेन गेज हम लोग यूज करते हैं, और उनमें से किसी एक के बारे में हम लोग को डिस्कस करना था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम रेन गेज कौन कौन सा यूज करते हैं। तो पहला देखिए कौन सा रेन गेज है। देखिए, पहला है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप और दूसरा है रिकॉर्डिंग टाइप। नॉन रिकॉर्डिंग कहने से ही पता चल रहा है कि ये डेटा को रिकॉर्ड करके नहीं रखेगा, और रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज कहने का मतलब है क्या, कि ये डेटा को रिकॉर्ड करके रखेगा। ओके। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप का एग्जाम्पल क्या है? साइमंस रेन गेज। ओके। और रिकॉर्डिंग टाइप का 3 एग्जाम्पल होता है। देखिए, पहला ऑटोमेटिक रेन गेज भी इसको कहते हैं। पहला है टिपिंग बकेट, दूसरा है वेइंग बकेट, और तीसरा क्या है? फ्लोट टाइप रेन गेज। टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप और फ्लोट टाइप रेन गेज। ओके। चलिए, तो हम लोग को एक को एक्सप्लेन करना था, और साइमंस रेन गेज को मेनली एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम में बोलता है, इसलिए हम लोग साइमंस रेन गेज या नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज को एक्सप्लेन करेंगे। क्या है क्वेश्चन? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज, इट इज कॉमनली यूज्ड इन इंडिया बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यानी कि जो इंडिया में यूज होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज करता है, वो कौन सा होता है? नॉर्मली हम लोग नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज देखते हैं। दिस रेन गेज डज नॉट रिकॉर्ड रेनफॉल बट इट ओनली कलेक्ट द रेन। मतलब ये क्या करता है? रेनफॉल को रिकॉर्ड करके नहीं रखता है, लेकिन कलेक्ट करके रेन को रखता है। हम लोग देखें, नॉन रिकॉर्डिंग का मतलब ही क्या है, कि जो रिकॉर्ड करके रेनफॉल को नहीं रखेगा। ओके। लेकिन रेन को कलेक्ट करके तो रखेगा, जमा करके रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। साइमंस रेन गेज मेनली कंसिस्ट ऑफ फनेल एंड ए रिसीवर। देखिए, साइमंस रेन गेज में क्या होता है? मेनली एक होता है फनेल और दूसरा होता है रिसीवर। तो यहाँ पे देखिए, ये एक फनेल है, फनेल मतलब होता है टिप, तो ये एक टिप है, और दूसरा एक रिसीवर, ये है रिसीवर। तो पहला क्या होता है? फनेल, और दूसरा होता है रिसीवर। फनेल और रिसीवर, और इसी के बारे में एक्सप्लेन कर देना हम लोग को 2-2 पॉइंट, तो हो जाएगा हम लोग का। देखिए, रिसीवर्स के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। द रिसीवर्स इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। जो रिसीवर होता है वो जिंक का बना होता है, जिंक धातु का बना होता है, और इसका शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल शेप होता है। ओके। नेक्स्ट, द कलेक्टेड रेन गेज इज मेजर्ड बाय द सिलेंडर।
जो रेन गेज क्या होता है, रेन गेज कहाँ कलेक्ट रहता है, रिसीवर में, और वहीं से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि कितना डेप्थ तक का। देखिए यहाँ पे इसमें रख के हम लोग मेजर कर लेंगे कि कितना मिलीमीटर बारिश हुआ है। ओके, द डायमीटर ऑफ द बॉटल एंड टॉप बॉटल and the top diameter of the funnel is 120 centimeter 120 मिलीमीटर। यानी जो बॉटल का डायमीटर रहता है, ये जो बॉटल का डायमीटर है, ये वाला बॉटल का डायमीटर 127 मिलीमीटर रहता है। और साथ ही साथ जो फनल रहता है, फनल का वेरिंग डायमीटर रहता है ना, लेकिन जो सबसे ऊपर वाला डायमीटर रहता है वो कितना रहता है, 127 मिलीमीटर का रहता है, दोनों का दोनों। ठीक है, अब हम लोग फनल के बारे में देख लेते हैं। द फनल इज फिटेड इन द नेक ऑफ द बॉटल, यानी फनेल को कहाँ हम लोग फिट करते हैं, बॉटल के नेक पे, यानी कि सबसे ऊपर। ओके, बॉटल के ऊपर भी कह सकते हैं हम लोग। बोथ रिसीवर्स एंड फनल आर देन प्लेस इन ए मेटल केसिंग विथ सुटेबल पैकिंग। यानी कि जब ये हो जाता है, जब हम लोग ये रिसीवर्स को और फनेल को एक साथ रख लेते हैं, उसके बाद इसको केसिंग से ढक देते हैं। केसिंग्स मतलब बाहरी रक्षा कवच कह सकते हैं, रक्षा कवच बना देते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह ये सब इसको हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, नेक्स्ट, द बेस ऑफ द मेटल केसिंग इज 210 मिलीमीटर। मतलब जो बेस होता है इसका मेटल केसिंग का, वो कितना होता है, 210 मिलीमीटर होता है, ये वाला 210 मिलीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, हम लोग को लिखना क्या था, रिकॉर्डिंग रेनगेज को डिस्कस करना था। तो दो तरह का होता है, पहला साइमंस यानी कि उसको रिकॉर्डिंग टाइप कहते, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप कहते हैं, और दूसरा रिकॉर्डिंग टाइप होता है। रिकॉर्डिंग टाइप होता है तीन तरह का, कीपिंग बकेट, वेइंग बकेट और फ्लोट टाइप। फिर हम लोग देखें कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप कहते किसको है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किया जाता है, नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेनगेज। और अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि समय कितना बजे नोट डाउन करते हैं, तो हर रोज 8 बजे, 8:20 पे शायद, रोज हम लोग क्या करते हैं, इसका रीडिंग लेते हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट इसका क्या था, हम लोग साइमंस गेन में मेनली दो चीज होता है, एक रिसीवर, दूसरा फनेल। जो रिसीवर्स का डायमीटर होता है वो 127 मिलीमीटर होता है, और फनेल का टॉप का डायमीटर 127 मिलीमीटर होता है। जो रिसीवर होता है जिंक का बना रहता है और सिलिंड्रिकल शेप में रहता है। रिसीवर का हाइट 203 मिलीमीटर रहता है। ओके, और फनेल के बारे में हम लोग देखें तो फनेल जो होता है रिसीवर्स के नेक पे फिट किया रहता है। उसके बाद जो फनेल और रिसीवर दोनों को हम लोग क्या करते हैं, केसिंग से ढक देते हैं, और जो बेस का डायमीटर होता है वो 210 मिलीमीटर होता है। इतना काफ़ी है हम लोग के लिए। और ये डायग्राम जब ड्रॉ कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट द सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फैक्टर व्हाट इज रन ऑफ एंड उसका फैक्टर्स कौन कौन अफेक्ट करता है रन ऑफ को। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। It can be described or defined as the part of water cycle flow over the hard flow over the land as surface water without being absorbed into the ground or evaporation। देखिए इसको हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का वर्षा होता है, ये हुआ बारिश, नीचे आया पानी, पानी नीचे आया, पानी नीचे आता है तो जब धरती के पास आता है यहाँ पे, तो इसके नीचे कुछ पानी चला जाता है और कुछ पानी इसके ऊपर से बहते हुए वह आगे जाता है। तो वही पानी जो बहते हुए आगे जाता है उसी को कहते हैं हम लोग रन ऑफ। समझ में आया, बारिश होता है उस समय कुछ पानी एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पानी जो धरती के सरफेस है इस पे बहता है, इसी को हम लोग कहते हैं रन ऑफ। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। विदाउट बीइंग अब्जॉर्ब यानी कि बिना अब्जॉर्ब किए इनटू द ग्राउंड और इवेपोरेशन यानी कि ग्राउंड में बिना अब्जॉर्ब हुए और इवेपोरेशन हुए जो लैंड पे वाटर दौड़ता है, मतलब रन करता है, उसको कहते हैं रन ऑफ। ओके, नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर विच फ्लो ओवर द अर्थ सरफेस आफ्टर ऑल लॉसेस इज कॉल्ड रन ऑफ। यानी सब लॉस को जब हटा देते हैं, रन ऑफ का फॉर्मूला क्या हो गया, रेनफॉल मतलब बारिश, रेनफॉल मीन्स बारिश, और जितना तरह का लॉसेस है जैसे इवेपोरेशन हो गया, मतलब वाष्प बन गया धरती पे पड़ते ही। दूसरा हो गया जो परकुलेट कर गया धरती के अंदर, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया धरती के अंदर, और जो पत्ता वगैरह पे रह गया, इस सब को हटा देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, रन ऑफ।
इट इज अवेलेबल फॉर स्टोरेज इन डैम एंड अदर वाटर बॉडीज। हम लोग क्या कर सकते हैं, रन ऑफ को ही हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, रन ऑफ को ही हम लोग डैम से में या फिर अदर्स वाटर बॉडी होगा उसमें हम लोग इसको स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर्स अफेक्टिंग रन ऑफ। तो आई होप पहले रन ऑफ आपको समझ में आया होगा। रन ऑफ क्या होता है, जैसे हम लोग का बारिश हुआ और बारिश होने के बाद क्या होगा, कुछ ना कुछ पानी धरती के अंदर चला जाएगा, कुछ इवेपोरेट हो जाएगा और जो कुछ बच जाएगा उसी को कहते हैं हम लोग रन ऑफ। ओके, तो देखिए कौन कौन सा फैक्टर उसको अफेक्ट करता है। पहला है जियोलॉजिकल साइकिल, यानी कि पहला जो अफेक्ट करने वाला है वो जियोलॉजिकल साइकिल है। ये कैसे अफेक्ट करता है, देखिए रन ऑफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सॉइल, यानी कि नेचर पे डिपेंड करता है, सॉइल का कैसा नेचर है। ठीक है, इफ सॉइल इज परवियस, यानी कि सॉइल अगर परवियस है तो उसमें क्या होगा, लॉस ज़्यादा हो जाएगा। यानी परवियस कहने का मतलब जैसे पानी परकुलेट करके अंदर चला जाता है, तो जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो धरती पे बहने के लिए पानी ही नहीं बचेगा, और पानी नहीं बचेगा तो क्या होगा, रन ऑफ कम हो जाएगा। एंड सॉइल इज इम्परवियस, जब सॉइल इम्परवियस रहेगा तो रन ऑफ मोर होगा। ठीक है, जियोलॉजिकल में हम लोग क्या देखिए, जियोलॉजिकल फीचर लिखिएगा यहाँ पे, साइकिल हटा दीजिएगा। तो जियोलॉजिकल में पहले जियोलॉजिकल फैक्टर क्या है कि जितना ज़्यादा सॉइल परवियस है उतना कम रन ऑफ, और जितना इनपरवियस है उतना ज़्यादा रन ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्या है, टोपोग्राफिकल फीचर। टोपोग्राफी यानी अर्थ का सरफेस। ठीक है, अर्थ का सरफेस कैसा है, फ्लैट है या इंक्लाइंड है। अगर फ्लैट रहेगा तो ऑफकोर्स सा बात है पानी कम फ्लो होगा, और इंक्लाइंड रहेगा तो पानी ज़्यादा फ्लो होगा। तो पानी ज़्यादा फ्लो यानी कि मोर रन ऑफ। देखिए नेक्स्ट इसका, रन ऑफ डिपेंड्स अपॉन द वेदर सरफेस इज स्मूथ और रफ, यानी कि स्मूथ है या रफ है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंक्लिनेशन, डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एरिया। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कितना डिग्री इंक्लाइंड है। अगर जितना ज़्यादा डिग्री इंक्लाइंड रहेगा उतना ज़्यादा रन ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करता है रन ऑफ को। इफ टेम्परेचर इज लेस, अगर टेम्परेचर कम है तो उसमें क्या होगा, एंड ग्राउंड इज सेचुरेटेड, टेम्परेचर कम भी है और ग्राउंड सेचुरेटेड भी है, यानी ग्राउंड में पहले से पानी है, तो वॉइड आर फिल्ड बाय वाटर, यानी कि सेचुरेटेड है यानी कि क्या, वॉइड जो धरती के अंदर है सब वाटर से फिल है, तो रन ऑफ क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यानी कि अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन कम होगा, और जब ग्राउंड सेचुरेटेड है तो ग्राउंड में पानी का जो पर्कुलेशन है वो कम होगा, और जब पर्कुलेशन कम होगा तो वाटर का रन ऑफ ज़्यादा हो जाएगा। अमाउंट ऑफ रन ऑफ विल बी हाई, यानी कि इसमें मेट्रोलॉजिकल में क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम रहेगा, ग्राउंड अगर सेचुरेटेड है तो उसमें क्या हो जाएगा, रन ऑफ हाई हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट, इफ टेम्परेचर इज हाई एंड ग्राउंड इज ड्राई, ग्राउंड ड्राई है या फिर टेम्परेचर हाई है तो उस केस में रन ऑफ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक। रेनफॉल कैसा है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें ज़्यादा रन ऑफ देखने के लिए मिलेगा, कम हो रहा है तो कम रन ऑफ देखने के लिए मिलेगा। इफ़ रेनफॉल इज मोर रन ऑफ विल बी मोर, यानी रेनफॉल ज़्यादा हुआ, बारिश ज़्यादा हुआ तो रन ऑफ भी ज़्यादा होगा। इफ़ रेनफॉल ड्यूरेशन इज स्मॉल, अगर रेनफॉल का ड्यूरेशन कम है तो रन ऑफ क्या देखने को मिलेगा, हम लोग को कम देखने को मिलेगा। इफ़ रेनफॉल इज ओवर द इंटायर एरिया, अगर रेनफॉल इंटायर एरिया में हुआ है तो रन ऑफ मोर देखने के लिए मिलेगा, ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और लास्ट क्या है, शेप ऑफ द कैचमेंट। कैचमेंट क्या होता है, देखिए कैचमेंट हम पहले बताते हैं आपको। कैचमेंट होता है कि मान लीजिए कि ये हमारा नदी है, ठीक है, तो नदी के वैसा चारों तरफ का क्षेत्र, इसे दोनों तरफ का क्षेत्र बोलिए, चारों तरफ का नहीं, नदी के चारों तरफ का क्षेत्र जो जहाँ से पानी नदी में आता है, मान लीजिए कि इतना पानी है, इतना, एक सेकेंड, मान लीजिए कि इतना दूर का पानी क्या आता है, नदी में आता है। यहाँ से यहाँ तक का पानी इसमें आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इधर का पानी इस नदी में आ जाएगा, इधर का, और इधर साइड का पानी, जो इधर साइड का पानी है, इधर साइड का पानी किसी और नदी में चला जाएगा। तो ये जो एरिया कहलाएगा, दोनों तरफ का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो शेप ऑफ कैचमेंट पर डिपेंड करता है। देखिए क्या है, इफ कैचमेंट इज ऑफ फैन शेप, यानी फैन शेप का रहेगा, ये फैन हो गया, ये फॉर्म हो गया, फैन और फॉर्म शेप दो ही शेप होता है।
अगर फैन शेप का रहेगा रन ऑफ उस समय मोर हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा एरिया से पानी आ रहा है ना। फर्म शेप में देखिए कम एरिया से पानी आ रहा है, और फैन शेप में देखिए ब्रॉड है तो पानी ज़्यादा आएगा, तो इसलिए इसमें रन ऑफ ज़्यादा होगा और इसमें रन ऑफ कम होगा। इफ कैचमेंट इज फर्म शेप देन रन ऑफ विल बी लेस, यानी फर्म शेप का रहेगा तो रन ऑफ कम होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्या, कि कौन सा जो शेप है कैचमेंट का उसमें रन ऑफ ज़्यादा होता है, तो फैन शेप में। फैन शेप याद रखिएगा कि ये होता है ब्रॉड इंटेड। ओके, नेक्स्ट देखिए हम लोग को पढ़ना था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब वाटर साइकिल, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाटर साइकिल को पहले समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अगर यहाँ से यहाँ पे समुद्र है, मान लीजिए कि यहाँ पे समुद्र है, समुद्र से क्या होगा, जो सन है इस पे सनलाइट आएगा। जब सनलाइट आएगा तो यहाँ से पानी इवेपोरेट होगा, ये पानी इवेपोरेट हो रहा है यहाँ पे। तो पहला स्टेप क्या आता है, इवेपोरेशन। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, ये जब इवेपोरेट हो जाएगा तो कंडेंस होगा, यानी कि इवेपोरेशन होके जब बादल पानी ऊपर चला जाता है तो कंडेंसेशन होता है, और कंडेंसेशन के फलस्वरूप क्या बनता है, बादल का निर्माण होता है। ओके, फिर बादल क्या होता है, कुछ देर बाद जाने के बाद वो उससे क्या हो जाता है, प्रिसिपिटेशन हो जाता है, यानी कि पानी नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, तो ये मेनली तीन है, पहला इवेपोरेशन, दूसरा ट्रांसपिरेशन, तीसरा दूसरा पहले इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर प्रिसिपिटेशन, फिर यहाँ से देखिए जब पेड़ पे आता है तो पेड़ से भी पानी इवेपोरेट होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपिरेशन। और कुछ धरती के नीचे चला जाता है जिसको हम लोग कहते हैं परकोलेशन। ठीक है, आई होप पांचों पॉइंट समझ में आएगा। इवेपोरेशन मतलब पानी का वाष्प बन के ऊपर जाना, कंडेंसेशन मतलब बादल का बनना, ठीक है, प्रिसिपिटेशन मतलब जो बारिश होता है उसमें प्रिसिपिटेशन होता है उसको कहते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है, जब पेड़ पौधा के पत्ता से पानी वायुमंडल में जाता है उसको इवेपोरेशन कहते हैं। और परकुलेशन किसको कहते हैं, जब धरती के अंदर पानी परकुलेट करके जाता है उसको परकुलेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको एक बार देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कॉमनली रेफर टू एज द वाटर साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम लोग वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, it is defined as the process in which water from all the fresh water sources like rivers, lakes, oceans and land move to the atmosphere and back in the form of precipitation. इसमें इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर क्या होता है, वाटर फ्रेश वाटर जो है ओशियन का, लेक का, ये सब जाता है एटमॉस्फेयर में। ओके, और एटमॉस्फेयर से फिर क्या होता है, प्रिसिपिटेशन के रूप में धरती पे आ जाता है। इसी को हम लोग, इस सारे प्रोसेस को हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक तरह का साइकिल है। साइकिल में क्या होगा, साइकिल मतलब क्या होता है, पूरा गोल, यानी कि जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो धरती से पानी ऊपर जाता है और फिर पानी नीचे आ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। नेक्स्ट देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बैलेंस इन द इकोसिस्टम एंड बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ, यानी कि इकोसिस्टम और बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ को बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है प्रिसिपिटेशन। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग पढ़ते थे क्या, कि बारिश नहीं होगा तो नदी सूख जाएगा, और नदी सूख जाएगा तो इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्या, जो बैलेंस करने में इकोसिस्टम को काम करता है कौन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इट इज नेसेसरी फॉर द साइकिलिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कि साइकिलिंग करने के लिए और सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग सेडिमेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर द सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ। ये वाटर साइकिल क्या है, सोलर एनर्जी के लिए भी यूजफुल होता है। इसको, इस लाइन को हटा दीजिएगा आप लोग, ये इतना काम का लाइन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोसेस सच एज, देखिए इसमें बहुत सारा प्रोसेस आता है, हम लोग जो नीचे देखे हैं। पहला क्या आता है, इवेपोरेशन, दूसरा प्रिसिपिटेशन, तीसरा परकोलेशन, चौथा रन ऑफ, और भी लिख सकते हैं हम आप लोग, ट्रांसपिरेशन लिख सकते हैं, फिर कंडेंसेशन लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल, यानी कि ये लगातार चलते रहता है, ये कहीं रुकता नहीं है। पहले इवेपोरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर प्रिसिपिटेशन होगा, फिर ट्रांसपीरेशन होगा और परकुलेशन होगा, रन ऑफ भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाटर द वाटर फ्रॉम द सोर्स लाइक लेक्स,
रिवर, ओशन, ईटीसी कन्वर्ट्स टू वेपर बाय इवेपोरेशन ड्यू टू सोलर हीट। मतलब क्या होता है, वाटर कन्वर्ट हो जाता है सोलर के द्वारा, किस में, वेपर हीट में। द वेपर गोज टू एक्यूमुलेट कंटिन्यूसली इन द एटमोसफियर। यहाँ पे कंडेंसेशन है, यहाँ पे क्या है, इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन, ये कंडेंसेशन है। नेक्स्ट, द वेपर इज अगेन कंडेंस ड्यू टू द सडन फॉल ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर, दस क्लाउड्स आर फॉर्म। यानी कि ये दोनों मिला के क्या है, कंडेंसेशन का है। मतलब क्या होता है, वेपर बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, एक साथ जमा हो जाता है, और जमा होकर क्या, कम टेम्परेचर और लो प्रेशर के कारण से वो क्या बन जाता है, बादल का निर्माण कर लेता है, क्लाउड फॉर्म कर देता है। ओके, दीज क्लाउड्स अगेन कॉज द प्रिसिपिटेशन। इन्हीं बादल के कारण से अब हम लोग क्या होता है, प्रिसिपिटेशन होता है, यानी कि रेनफॉल होता है। ओके, नेक्स्ट, सम ऑफ द वेपर इज कन्वर्टेड टू आइस। यानी कि इन्हीं में से कोई कोई वेपर है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एट द पीक ऑफ द माउंटेन, यानी कि माउंटेन पर जाके जमा हो जाता है। द आइस अगेन मेल्ट्स इन समर, और फिर आइस क्या होता है, मेल्ट्स करता है समर में, एंड फ्लोज एज रिवर टू मीट द सी और ओशन। और फिर क्या होता है, फ्लो करते हुए मीट कर जाता है रिवर में और ओशन में। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रिसिपिटेशन, मेल्टिंग ऑफ आइस गोज ऑन कंटिन्यूअसली लाइक एन इंडलेस चेन, एंड दस ए बैलेंस इज मेंटेन इन द एटमोसफियर। मतलब ये सारा प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। जैसे इवेपोरेशन हुआ, प्रिसिपिटेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, देखिए यहाँ पे इवेपोरेशन, प्रिसिपिटेशन, मेल्टिंग, फिर आइस गोज ऑन कंटिन्यूअसली, मेल्टिंग ऑफ आइस गोज ऑन कंटिन्यूअसली। और इसी सब के चलते हम लोग का एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है, और यही कहलाता है हम लोग का वाटर साइकिल। आई होप समझ में आया होगा। वाटर साइकिल को हम लोग जनरली हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वाटर साइकिल। हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देख लिए, बी सी और डी इसमें देखिए, बी सी डी यहीं पे लिखा हुआ है। देखिए इन्फिल्ट्रेशन को डिफाइन करना है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस इंटर्स द सॉइल। यानी कि इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब जो ग्राउंड के अंदर इंटर करता है, जब वाटर ग्राउंड के अंदर इंटर करता है, इसी को कहते हैं हम लोग इनफिल्ट्रेशन। जब वाटर ग्राउंड के अंदर इंटर करता है, इसी को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। देखिए, इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस इंटर्स द सॉइल। जो ग्राउंड के सरफेस पर वाटर है, वो सॉइल के अंदर इंटर करता है, ठीक है। इट्स इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स लाइक सॉइल टाइप। ये किसके किसके डिपेंड करता है, किस पे, सॉइल के टाइप पे। यानी कि अगर परवियस सॉइल रहेगा तो कम इन्फिल्ट्रेशन होगा, अगर इम्परवियस सॉइल रहेगा तो ज़्यादा होगा, इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा हमको। ओके, सॉइल मॉइस्चर पे अगर मॉइस्ट सॉइल रहेगा तो कम फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, अगर रेनफॉल का इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हम लोग को पर्कुलेशन भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन्फिल्ट्रेशन इज क्रूशियल फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन। यानी कि जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम कौन करता है, इन्फिल्ट्रेशन। अगर इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो तो वाटर धरती के अंदर नहीं जाएगा, और धरती के अंदर नहीं जाएगा तो क्या ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा हम लोग का, नहीं। ओके, और सॉइल का मॉइस्चर को भी रिटेन करने के लिए हम लोग को इन्फिल्ट्रेशन का जरूरत पड़ता है। देखिए इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेस फ्रॉम ए लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। मतलब इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इट अकर्स व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स गेन इनफ एनर्जी टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। ऐसा कब होता है, जब वाटर को क्या मिलता है, इनफ एनर्जी मिलता है, जब वो एटमॉस्फेयर को छोड़ देता है, और वाटर सरफेस को छोड़ देता है, वाटर के सरफेस को, और एटमॉस्फेयर में चला जाता है, जब इसको एनर्जी मिलता है तब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। जैसे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन का स्पीड हो जाएगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो कम स्पीड में होगा इवेपोरेशन, एंड विंड स्पीड, अगर विंड का स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर प्लांट्स रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। मतलब जो वाष्पोत्सर्जन हम लोग पढ़े थे, ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है,
जब पौधा क्या होता है, खाना बना लेता है, उसके बाद जो वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, लिप्स के द्वारा करता है। इट इज वाइटल पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल एंड हेल्प्स प्लांट रेगुलेट देयर टेम्परेचर। मतलब सबसे ये इस जरूरी क्यों है, क्योंकि ये रेगुलेट करने में टेम्परेचर वाटर का जो किसी भी प्लांट्स का टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, ये जो हम लोग का ये अफेक्ट कर रहा था इवेपोरेशन का, सेम टू सेम वही फैक्टर्स जो है इसको भी इन्फ्लुएंस करता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज यानी कि MFD क्या होता है। देखिए, अच्छा से देखिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ रिवर ड्यूरिंग फ्लड, यानी कि कब, ड्यूरिंग फ्लड, रिवर में जब फ्लड आता है उस समय जो डिस्चार्ज होता है देखने को मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। इट इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ रिवर, यानी कि ये मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है रिवर का। कब, ड्यूरिंग फ्लड। कभी भी तो फ्लड में ही ना मैक्सिमम डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, इसी को कहते हैं हम लोग मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो फ्रॉम ए कैचमेंट एरिया एट द आउटलेट इन ए स्मॉल पीरियड, यानी कि ये क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लो फ्रॉम ए कैचमेंट एरिया एट द आउटलेट इन द स्मॉल पीरियड। मतलब ये आउटलेट पर स्मॉल पीरियड में मैक्सिमम अमाउंट किसी भी कैचमेंट एरिया में फ्लो कितना हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज। हर बात में मैक्सिमम मैक्सिमम आएगा, फ्लड मैक्सिमम होना ही चाहिए। इट इज एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि डिस्चार्ज में ही हम लोग मेजर करते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, टाइम में MFT को एक्सप्रेस करते हैं। डिस्चार्ज का भी यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू एस्टिमेट इट एक्यूरेट एज इट इज यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ स्पिलवे। इसको हम लोग को एक्यूरेसी से मेजर करना जरूरत होता है, क्योंकि अगर हम लोग जब स्पिलवे का डिजाइन करने जाते हैं, डैम स्पिलवे जो होता है उस सबको डिजाइन करने जब जाते हैं तो उस समय हम लोग को MFD का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी जाके हम लोग डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, द सेफ्टी ऑफ रिजर्वायर या और डैम डिपेंड्स ऑन इट्स करेक्ट डिजाइन। मतलब सेफ्टी, अगर मान लीजिए कि अगर आप डिजाइनिंग सही से नहीं कर रहे हैं, इसका MFD का कैलकुलेशन सही से नहीं कर रहे हैं, तो डिजाइनिंग भी अच्छा से नहीं होगा स्पिलवे का, तो फिर रिजर्वायर और डिपेंड और डैम जो है फेल करने का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको MFD समझ में आया होगा। इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होता है किसी भी रिवर का ड्यूरिंग फ्लड, उसी को हम लोग MFD कहते हैं। इसका यूनिट होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसको मेजर करना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग इसका यूज करते हैं स्पिलवे के डिज़ाइन में। और सेफ्टी अगर अच्छा से मेजर किए तो फिर हम लोग रिजर्वायर और डैम्स का सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, वेरियस फॉर्म ऑफ वाटर डेट रीच टू अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल को हम लोग को डिस्क्राइब करना था कि कौन कौन से टाइप में रेनफॉल हम लोग का एटमॉस्फेयर से ग्राउंड के सरफेस पर आता है। तो पहला पहला टाइप्स क्या है, रेन वाटर। पहला टाइप्स क्या है, रेन वाटर जो बारिश का बूंद होता है उसी को कहते हैं रेन वाटर। नेक्स्ट देखिए, ड्रिजल, स्नो, स्लीट, ग्लेज और हेल। अब इसको हम लोग 1 बाय 1 करके देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। देखिए, रेनफॉल सिर्फ साइज पे ध्यान देना है। देखिए, इट इज साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट लाइज बिटवीन 0.5 मिलीमीटर टू 6 मिलीमीटर, यानी कि इसका रेनफॉल का साइज, रेनफॉल में जो वाटर धरती पे आता है उसका साइज कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर टू 6 मिलीमीटर, यानी कि आधा मिलीमीटर से लेके 6 मिलीमीटर तक। देन वाटर, डेट वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड रेनफॉल, यानी तब उस वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, रेनफॉल कहते हैं। रेनफॉल इज द मेजर सोर्स ऑफ द प्रिसिपिटेशन इन इंडिया, यानी कि सबसे मेजर सोर्स कौन है, रेनफॉल, रेनफॉल ही है, रेनफॉल वाटर का। ठीक है, प्रिसिपिटेशन का सबसे मेन फॉर्म क्या है इंडिया के लिए, तो रेनफॉल है। अगर मान लीजिए कि पहाड़ी वाला है तो वहाँ पे कुछ और होगा, आइस फॉल होता है वहाँ पे, हम लोग देखेंगे थोड़ा देर बाद। रेनफॉल इज मेजर टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ रेन वाटर, यानी कि रेनफॉल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, रेन गेज की सहायता से मेजर करते हैं, और कितना डेप्थ ऑफ वाटर हुआ है रेनफॉल के दौरान, इसी से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि रेनफॉल का इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो नहीं, कितना अमाउंट हुआ है रेनफॉल का,
तो उसको किस में मेजर करते हैं, डेप्थ ऑफ द वाटर, यानी कि कितना रेनफॉल हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्रिजल, स्नो, स्लीट, हेल और ग्लेज। ठीक है, ये पांचों पॉइंट को एक ही साथ देख लेते हैं। पहला ड्रिजल, आई होप पहले आपको समझ में आया है रेनफॉल, उसका साइज कितना है 0.5 मिलीमीटर टू 6 मिलीमीटर। अब हम लोग ड्रिजल का देखते हैं। इफ द साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज लेस देन 0.5 मिलीमीटर, यानी कि जब साइज ऑफ वाटर क्या हो जाए 0.5 मिलीमीटर से भी छोटा हो जाए। एंड रेनफॉल इंटेंसिटी मस्ट बी लेस देन 2.5 मिलीमीटर पर आवर, और रेनफॉल का इंटेंसिटी यानी कि 1 घंटा में 2.5 मिलीमीटर से कम बारिश हो, देन दैट वाटर इज देन दैट वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड ड्रिजल। तब उस वाटर ड्रॉपलेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिजल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, रेनफॉल क्या है जिसका साइज 0.5 मिलीमीटर टू 6 मिलीमीटर होता है। फिर हम लोग पढ़े ड्रिजल क्या है, तो ड्रिजल क्या होता है जिसका साइज 0.5 मिलीमीटर से कम होता है और इंटेंसिटी कितना होना चाहिए रेन का 2.5 मिलीमीटर पर आवर से कम होना चाहिए, तब उस वाटर को हम लोग कहेंगे क्या, रेनफॉल है, सॉरी ड्रिजल है। स्नोफॉल देखिएगा क्या है, स्नोफॉल जो माउंटेन में ज़्यादातर होता है, तो इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है प्रिसिपिटेशन, देखने प्रिसिपिटेशन का मेन फॉर्म कौन है, रेनफॉल। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द आइस क्रिस्टल हैविंग डेंसिटी लाइज बिटवीन 0.6 टू 0.15 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि इसमें क्या होता है, इसका डेंसिटी बहुत कम होता है, 0.06 से 0.15 ग्राम पर सीसी से कम रहेगा इसका डेंसिटी क्रिस्टल का, तब हम लोग क्या कहेंगे स्नोफॉल हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, स्लिट क्या है, if it is the combination of water droplet and the ice lumps having size less than 6 मिलीमीटर, यानी कि ड्रॉपलेट वाटर के ड्रॉपलेट और स्नो का कॉम्बिनेशन दोनों जब रेनफॉल और स्नोफॉल दोनों साथ ही साथ होगा तो उसको हम लोग कहते हैं स्लिट। ओके, और साइज इसका 6 mm से कम होना चाहिए। हेल क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द आइस लम्प हैविंग साइज ग्रेटर देन 8 मिलीमीटर, यानी कि इसमें आइस का जो लम्स है, आइस का जो टुकड़ा है जिसका साइज 8 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है उसको हम लोग हेल कहते हैं। ग्लेज किसको कहते हैं, देखिएगा, वाटर travel from the atmosphere to the cold ground surface and it's get frozen then it is called glaze। मतलब क्या होता है, वाटर जब ट्रेवल करता है कहाँ, एटमॉस्फेयर से कोल्ड ग्राउंड सरफेस की तरफ, तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज कर जाता है, मतलब जम जाता है, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेज कहते हैं। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा पॉइंट क्या है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन गेज कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं रेनफॉल को कैलकुलेट करने का। रेन गेज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेन गेज कौन कौन सा था ये तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं। तो पहला कौन सा मेथड है, अर्थमेटिक मीन मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है अर्थमेटिक मीन, यानी कि हम लोग इसमें क्या लेंगे, एवरेज लेंगे, यानी कि मीन लेंगे। ओके, देखिए, इन दिस मेथड वी सिंपली टेक द एवरेज ऑफ रेनफॉल ऑफ रेनगेज स्टेशन लोकल इनसाइड द एरिया। मतलब जितना भी रेनगेज स्टेशन है, मान लीजिए कि इतना एरिया है, यहाँ पे रेनगेज स्टेशन है, यानी कि यहाँ पे हम लोग रेनगेज इंस्टॉल करके रखे, यहाँ पे रेनगेज लगा के रखे, यहाँ पे लगा के रखे, यहाँ पे 5 जगह हम लोग रेनगेज लगा के रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे तो उसको P1 कहेंगे, कितना रेनफॉल हुआ है, P2 हो गया, यहाँ पे P3 हो गया, ऐसे करते सबको हम रिकॉर्ड जितना जहाँ जहाँ किए हैं, P5 हो गया। तो ये पांचों को लेकर आएंगे, कितना रेनफॉल कितना मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है, उस सबको जोड़कर 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एवरेज निकल जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेनफॉल, यानी कि रेनफॉल को कैलकुलेट करने का क्या, अर्थमेटिक मीन मेथड। ठीक है, नीचे नीचे देखिए, दिस मेथड गिव्स इक्वल वेट टू ऑल रेनगेज स्टेशन, यानी कि ये क्या होता है, इक्वली वेटेज देता है सब रेनगेज स्टेशन को। ठीक है, and gives accurate results only if rain gauge are distributed uniformly over an area and climate condition is informed throughout an area। देखिए ये तभी जाके देगा जब अर्थमेटिक मीन से हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये कब रिजल्ट सही देगा, जब सभी जगह बारिश समान रूप से हुआ है
और हम लोग सब समान डिस्टेंस पे रेन गेज इंस्टॉल करके रखे, तभी जाके ये अर्थमेटिक मीन मेथड अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं अर्थमेटिक मीन मेथड क्या होता है। हम लोग जितना भी रेन गेज स्टेशन में रेनफॉल कैलकुलेट कर रहे हैं, रेन गेज इंस्टॉल किए हैं रेनफॉल कैलकुलेट करने के लिए, सबको हम लोग लेकर आएंगे और सबको जोड़कर जितना है उसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि सिंपल एवरेज निकाल लेंगे। उसी को कहते हैं हम लोग एवरेज मेथड या फिर मीन मेथड, अर्थमेटिक मीन मेथड। रेन गेज रेनफॉल कैलकुलेट करने का मेथड है पहला। ये क्या होता है, सबको इक्वली वेटेज देता है, यानी किसी को कम ज़्यादा कंसीडर नहीं करता है। और ये कब सही रिजल्ट देगा, जब सभी जगह बारिश समान रूप से हुआ है और रेनगेज का जो हम लोग स्टेशन सेलेक्ट किए हैं समान दूरी पर रेनगेज का स्टेशन सेलेक्ट किए हैं। एक और पॉइंट है, देखिए अर्थमेटिक मीन मेथड इज ए लीस्ट एक्यूरेट मेथड, बहुत कम एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आइसोहाइटल मेथड। In this method, whole area is divided into number of small area, which is drawn with the help of isoheight, and average rainfall is calculated by the following formula। मतलब क्या होता है, इसमें आइसोहाइटल लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक एरिया था, ये एक एरिया था, ये वाला बाहर वाला एरिया है, इसमें समान जैसे यहाँ पे जितना बारिश हो रहा है वहाँ यहाँ भी उतना ही बारिश हो रहा है, यहाँ भी उतना ही बारिश हो रहा है, तो हम लोग ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसा ही इसी को कहते हैं आइसोहाइटल लाइन, यानी कि समान रेनफॉल जहाँ जहाँ हुआ है उसको ड्रॉ मिलाएंगे तो उसको कहते हैं कौन सा लाइन, आइसोहाइटल लाइन। और इसी से जो एरिया कवर रहता है उसको कहते हैं आइसोहाइटल एरिया। देखिए नीचे लिखा गया है आइसोहाइट का डिफिनीशन, लाइन ज्वाइनिंग इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड आइसोहाइट, यानी कि जो लाइन आइसो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले को रेनफॉल को जो ज्वाइन करता है उसी को कहते हैं आइसोहाइट। एरिया बिटवीन टू आइसोहाइट इज मेजर्ड यूजिंग प्लानीमीटर, दोनों के बीच का एरिया कैसे मेजर करते हैं, प्लानीमीटर की सहायता से कि कितना एरिया कवर किया है। ठीक है, इसको हम लोग देखिए इसको कर दिए P1, इसको कर दिए P1, इसको कर दिए P2, P3, P4, ऐसे करते करते Pn तक है। इसमें देखिए इसका जो एरिया है ये कितना एरिया को कवर किया है, A0 एरिया, ये A1 को, A2 को, A3 को, A4 को ऐसे कवर किया है। अगर इसमें प्रिसिपिटेशन निकालना है तो इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इसका प्रिसिपिटेशन निकालना है इस एरिया के लिए, इस एरिया का प्रिसिपिटेशन निकालना है तो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। इसका अगर A3 में कितना प्रिसिपिटेशन हुआ है उसको निकालना है तो P2 P3 को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दो तरह का हम लोग मीन पढ़ते हैं। पहला कौन सा होता है, एवरेज मीन, जिसमें सबको हम लोग इक्वली वेटेज देते हैं, और दूसरा होता है वेटेज मीन। क्या पढ़ते हैं, वेटेड। ठीक है, वेटेड मीन, वेटेड मीन। इसमें हम लोग क्या देते हैं, इसमें हम लोग इसमें देते हैं क्या, सबको इक्वल वेटेज ना देकर जिसका ज़्यादा एरिया कवर, जो ज़्यादा एरिया कवर करेगा उसको ज़्यादा वेटेज देंगे, जो कम एरिया कवर करेगा उसको कम वेटेज देंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे पहला P0 है, ये P0 है, उसके साथ एरिया कौन आया, A0, ये वाला। दूसरा क्या है, दूसरा P0 प्लस P1 है बाई 2, यानी कि इसमें प्रिसिपिटेशन ये दोनों को जोड़ कर है, और एरिया कौन है, A1। वैसे ही सबको जोड़ देंगे, A2 इंटू P1 प्लस P2 बाई 2। ठीक है, फिर A3 इंटू P2 प्लस P3 बाई 2। ऐसे करते करते सबको जोड़ेंगे और एरिया में सबसे डिवाइड कर देंगे, तो इसको कहते हैं हम लोग आइसोहाइटल मेथड ऑफ रेनफॉल कैलकुलेशन। आइसोहाइटल मेथड इज बेस्ट मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग रेनफॉल, यानी कि सबसे बेस्ट मेथड आइसोहाइटल मेथड को मानते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थीसन पॉलीगन मेथड। ये हम लोग के परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, थीसन पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन ड्रॉ कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं। इन Thiessen method, the rainfall recorded at each station is given a weightage on the basis of area close to the station, यानी कि जितना क्लोज एरिया रहेगा उसको ज़्यादा वेटेड मिलता है इसके अनुसार से। इट इज़ द मोर एक्यूरेट देन अर्थमेटिक मीन मेथड बट लेस एक्यूरेट देन द आइसोहाइटल मेथड। ये क्या है, अर्थमेटिक से तो ज़्यादा आसान है लेकिन ज़्यादा मतलब एक्यूरेट है, बट आइसोहाइट से कम एक्यूरेट है।
In this method, whole area is divided into a smaller area which is assumed uniformly rainfall. यानी कि हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो एरिया है उसको डिवाइड कर देते हैं स्मॉल स्मॉल एरिया में। देखिए यहाँ पे कैसे डिवाइड किया, ये पूरा एरिया था, इसको हम लोग स्मॉल स्मॉल एरिया में A1 A2 A3 A4 इस सब में डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड करते हैं, इसका एक रूल होता है जो कि आप लोग को शायद नहीं पढ़ना है, इसलिए छोड़ देते हैं उसको। और इसका फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, P1 A1 P2 A2 P3 A3 P4 A4 ऐसे सब में होगा, और A1 प्लस A2 सबको नीचे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग का एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला लाइन आपको याद रखना है, ये वाला। इसका आइसोहाइडल लाइन क्या बोलते हैं, थीसन पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए भी एक रूल्स होता है। पहला रूल इसमें क्या होता है, दो स्टेशन को ज्वाइन कर लेते हैं और ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, फिर मिड पॉइंट से उसके हम लोग आगे बढ़ाते हैं लाइन को, तो वहाँ से जो एरिया बनता है, जैसे देखिए ये दो स्टेशन था, यहाँ दो स्टेशन को ज्वाइन कर लिए, यहाँ पे ये दोनों स्टेशन को ज्वाइन कर लिए, फिर ये दोनों स्टेशन को ज्वाइन करके ये दोनों स्टेशन को ज्वाइन कर लिए, तो यहाँ से ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, सब जो ट्रायंगल का साइड है उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर डाले, इस पे परपेंडिकुलर डाले, इस पे परपेंडिकुलर डाले, तो यहाँ कटेगा ना, तो यहाँ पे A1 ये बन गया, ये A3 बन गया, यहाँ पे A2 बन गया। ऐसे ही करते करते हम लोग थीसन पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, ये उतना हम लोग के सिलेबस बाहर है, ये सब बीटेक एमटेक का सिलेबस है। ओके, तो आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आया होगा रेनफॉल कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ MFD, यानी कि MFD कैलकुलेट करने का कौन कौन सा मेथड है। तो ये सब इम्पेरिकल रिजल्ट है। देखिए रिजल्ट दो तरह का होता है, कोई भी फॉर्मूला दो तरह का होता है। पहला होता है इम्पेरिकल, मतलब जो कि दे दिया गया है उसमें यूनिट भी फिक्स रहता है, कि आपको सेंटीमीटर में कोई चीज़ डालोगे तो मीटर में डेटा मिलेगा, तो इसमें सब चीज़ फिक्स रहता है पहले से। ठीक है, और एक होता है जो थ्योरी वाला होता है, जो हम लोग मीटर में डालेंगे तो मीटर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में डालेंगे तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो ये क्या है, एक तरह के इम्पेरिकल से रिजल्ट है MFD कैलकुलेट करने का, इसलिए हम लोग यानी कि लैब में कैलकुलेट कर लिया गया है, उसी के अनुसार से हम लोग को दे दिया गया है डेटा। देखिए मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ MFD, द वेरियस मेथड यूज फॉर एस्टिमेटिंग ऑफ MFD आर एज फॉलो, यानी कि बहुत सारा मेथड जो है नीचे दिया गया है। पहले देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, इंग्लिश ड्रिंक डिकेंस रिप्स, उसके बाद क्या है खोसला और नवाब जंग बहादुर फार्मूला। यानी कि हम लोग याद किससे रखते हैं, ड्रिंक फार्मूला से। क्या चीज़, DRINK, ड्रिंक से आप लोग याद रख सकते हैं MFD का। देखिए D4 क्या हो गया, डिकेंस, R4 क्या हो गया, रिप्स, I4 क्या हो गया, इंग्लिश, N4 क्या हो गया, नवाब जंग बहादुर, और K4 हो गया खोसला। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ड्रिंक से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश फार्मूला क्या कहता है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड गुजरात फॉर फैन शेप कैचमेंट एरिया। ये किसके लिए सिर्फ एप्लीकेबल है, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र के लिए। किसके लिए, वेस्टर्न महाराष्ट्र के लिए। और शेप कैसा होना चाहिए उसका, फैन शेप। हम लोग देखें दो तरह का शेप, एक फैन शेप और दूसरा फॉर्म शेप। ठीक है, तो ये इसमें मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज यानी क्यू का वैल्यू कितना होता है, 124 इंटू एरिया बटा में क्या होता है रूट अंडर A प्लस 10.24। क्यू इसमें क्या है, डिस्चार्ज है, मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, और ए है कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया को हम लोग रखेंगे किलोमीटर स्क्वायर में, और हम लोग का MFD किस में आएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड में। या जो भी दिया रहेगा मीटर में, मीटर स्क्वायर में भी दिया रहेगा तो उसको हम लोग किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको इसमें एरिया किस में पुट करना है, किलोमीटर स्क्वायर में, और हम लोग का वैल्यू किस में आएगा, जो डिस्चार्ज है वो आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट देखिए, हम लोग अभी देखें ना इंपेरिकल फार्मूला में यूनिट भी फिक्स किया रहता है कि आपको कौन सा यूनिट डालना है, कौन सा यूनिट निकलेगा। देखिए डिकेंस फार्मूला, दिस इज एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल इंडिया, यानी कि ये सेंट्रल इंडिया के लिए, जो मध्य भारत है उसके लिए एप्लीकेबल है। इसका फार्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू CD इंटू A⁴, यानी कि Q इक्वल्स टू मैक्सिमम फ्लड डिस्चार्ज, एरिया हो गया कैचमेंट एरिया, और CD हो गया जो डिकेंस का कांस्टेंट है वो। अरे हर एक एरिया के लिए अपना कांस्टेंट दिया है, उसका टेबल आता है, आप लोग एक बार टेबल देख लीजिएगा कहाँ। इससे ज़रूरी नहीं है, न्यूमेरिकल तो देगा नहीं, तो इसलिए टेबल ज़रूरी नहीं है, याद रखना है सिर्फ जो इसमें CD है वो डिकेंस कांस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए रिप्स फार्मूला।
रिप्स फॉर्मूला क्या होता है, उसमें सी डी था, इसमें सी आर हो गया, यानी कि रिप्स का कांस्टेंट। उसमें एरिया के पावर 3/4 था, तो इसमें एरिया के पावर 2/3 है। ओके, एम एफ डी है, इसमें ए क्यू भी एम एफ डी है, ए आपका किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, सी आर क्या है, रिप्स कांस्टेंट है। सबसे आसान है खोसला मेथड। खोसला मेथड में हम लोग को रन ऑफ कैलकुलेट करना होता है। रन ऑफ का ये फॉर्मूला है, देखिए क्या है, रन ऑफ इक्वल्स टू कितना रेनफॉल हुआ माइनस लॉसेस कितना हुआ। अभी हम रन ऑफ का डिफिनीशन देखे थे ना, तो रन ऑफ से ही हम लोग पहले रन ऑफ कैलकुलेट करते हैं, इसी की सहायता से हम लोग एम एफ डी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक फार्मूला नवाब जंग बहादुर का, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा, एक बार 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। देखिए क्यू इक्वल्स टू सी, यानी कि क्या, कांस्टेंट, इनटू एरिया की पावर कितना है 0.993 माइनस 1/14 लॉग ए, और ये यहाँ पे कैचमेंट एरिया। ओके, आप लोग, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आपको रट के जाना ही होगा, बिना रट के गए आपको आपसे कुछ होने वाला नहीं है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इस सब्जेक्ट में कुछ कुछ है पोर्शन जो न्यूमेरिकल्स है, बाकी सब थ्योरी वाला पोर्शन है। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ओके।